Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject design of AC machine, in which we already started our practical session or a lab session with respect to design of three-phase induction motor, in which we already started our module 1 and 2, or irrespective of that theory, the design calculation. As a particularly, we had chosen some parameters like its output rating and basic design data had been provided, and irrespective that we calculated the main dimension and its status design, in which stator slot, stator बार और इसके रिगार्डिंग जितने भी थियरी के हमने इक्वेशन देखे उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन कैसे करते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है वो हमने देखा है. नाउ नेक्स्ट पोर्शन जो कि है रोटर डिज़ाइन. तो रोटर डिज़ाइन या फिर हम प्रीवियस केस में देखें तो स्टेटर डिज़ाइन में भी हमने एरिया और ये सारी बेसिक चीज़ें देखी थी, और थियरी के टाइम पे हमने काफ़ी इक्वेशंस, ये जो अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमने डिज़ाइन की थियरी में जितने इक्वेशन देखे उसको हम कैसे यूज़ करने के बाद हम ये हमारी पूरी कंप्लीट डिज़ाइन करने के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसे हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. तो उसके लिए अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हमारा पोर्शन था कि भाई स्टेटर डिज़ाइन का या फिर मेन डायमेंशन और उसके जो भी बेसिक पैरामीटर थे तो उसको हमने पहले कैलकुलेट किया. अब उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई रोटर डिज़ाइन. क्लियर. सो मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ रोटर डिज़ाइन. सो बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एयर गैप या फिर लेंथ ऑफ एयर गैप एल जी. तो उसका इक्वेशन क्या बनता है अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ. एल जी इज इक्वल टू 0.2 plus 2 under root of d into L, where d and L are the main dimension which we calculated in previous section. So आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप पुराने लेक्चर्स के वीडियो को कंबाइन करने के बाद पूरा डिज़ाइन प्रॉब्लम आपका कंप्लीट होगा. और इसके पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर इन बिटवीन दिस डेज की डिज़ाइन प्रॉब्लम को आप 3 पार्ट में करवाते हो. तो एक्चुअली जब हम ऑफलाइन मोड में हम काम करते हैं कॉलेजेस में तो उस टाइम पे भी आपको पता ही है कि 3 to 4 लैब सेशंस आर ऑक्यूपाइड विथ द डिज़ाइन प्रॉब्लम्स. सो उसके हिसाब से हम ऑनलाइन वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में. तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे जो लैब सेशन में करते हो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं. लेकिन फ़र्क क्या रहेगा कि आपने प्रीवियस सेक्शन में अगर नहीं लिखा है या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सेशन जो हमारे डिज़ाइन प्रॉब्लम के हुए उसको आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आपके लिए ये सेशन वर्थलेस हो जाएगा या फिर यूज़फुल नहीं होगा. वाई? बिकॉज आपको जब पहले की कैलकुलेशन या फिर बेसिक जो कैलकुलेशन का ही नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है कि भाई हाँ सर ये कहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है. सो आई एडवाइज यू या फिर आई सजेस्ट यू दैट प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस lab session P1 and P2 DAC P1 ओके डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 सेशन. और ये आपका प्रैक्टिकल 3 सेशन है. तो आपको पता है कि आपको क्या करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो भी अच्छा रहेगा. तो उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं एयर गैप के लिए. तो एयर गैप आपको बनता है 0.43 एंड यूनिट इज़ इन मिलीमीटर्स. क्लियर. ओके. बट यहाँ पे आपको बताया कि जब लार्जर द मैग्नेटाइजिंग करंट सो दैट एयर गैप शुड बी लोअर. तो ये आपको लेंथ ऑफ एयर गैप की थियरी में पता है. अगर नहीं पता, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं आपको डिज़ाइन के टाइम पे मैंने कहा था कि आप जब डिज़ाइन करोगे तब सारे फैक्टर्स आपके लिए यूज़फुल होंगे. यहाँ पे जो एक लाइन में मैंने आपको यहाँ पे लिख के जो बताया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी. जबकि हम थियरी में पढ़े थे तब आपको लगता होगा कि दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ अ थियरी, but not like that. When we are going to discuss the design problem, at that time it is very beneficial or useful. Clear. Okay. So
gap should be 0.3 that we will choose. Why? Because the magnetizing current should be required lower. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर गैप रहेगी 0.3 mm. सो टोटल डायामीटर फॉर दी रोटर, जो कि आपका आउटर पेरिफेरी का जो भी डायामीटर था उसमें से आपको बात कर देना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन में पता है। अगर नहीं याद है तो वो आपको जब डिज़ाइन की शीट ड्रॉ करेंगे उस सेशन में मैं आपको बता दूंगा। सो डायामीटर ऑफ द रोटर दैट शुड बी कैपिटल डी -2 इंटू लेंथ और 2 Lg, या फिर लेंथ ऑफ एयर गैप। थोड़ा यहाँ पे हम साफ कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे डी आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी -2 इंटू Lg. क्लियर? ओके, सो डी आर शुड बी 105 -2 into 0.3, that is equal to 104.4 mm. Clear? That is the diameter for the rotor. Now the next portion is rotor slots. So यहाँ पे रोटर स्लॉट को मैं आपको बताऊँ तो शायद आपको रोटर स्लॉट या फिर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्लॉट्स की जो थियरी थी उसमें ये काफ़ी पॉइंट्स है, 4 to 5 पॉइंट्स है कि आपको उसको याद रखने के बाद आपको डिज़ाइन करनी है रोटर स्लॉट्स की। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि रोटर स्लॉट्स है वो स्टेटर स्लॉट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमारा स्टेटर के स्लॉट कितने थे, जो कि हमारे प्रीवियस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे 24। तो उसके इरिस्पेक्टिव सारी जो कंडीशन थी सिलेक्शन ऑफ रोटर स्लॉट्स की वो सारी फुलफिल करें, तो उसके हिसाब से हम रोटर स्लॉट की वैल्यू क्या चूज़ कर सकते हैं, दैट शुड बी 22। क्लियर? जो कि आपके उस सेशन में या फिर उसकी थियरी का सेशन है सिलेक्शन ऑफ रोटर स्लॉट, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, लेकिन पूरे चैप्टर की जितनी थियरीज थी, जितने भी पैरामीटर्स है, उन सब को समराइज़ करने के बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है उसका पूरा कैलकुलेशन है। सो यहाँ पे रोटर स्लॉट शुड बी 22। तो उसके ऊपर से अगर मैं आपको स्लॉट पिच का इक्वेशन बताऊँ, y इज इक्वल टू पाई इंटू डी आर डिवाइड बाई एस आर। क्लियर? नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको लिख के भी बता दूँ, पाई इंटू डी आर डिवाइड बाई एस आर, क्योंकि ये सारी अब यहाँ पे रोटर की बातें चल रही है। क्लियर? यहाँ पे अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी, सफिक्स आर। क्लियर? पाई डी आर अपॉन एस आर। क्लियर? ओके, सो ये बात हुई आपके रोटर स्लॉट की और रोटर स्लॉट पिच की। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना उसके ऊपर से वैल्यू आपको क्या मिली, 14.9 mm। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज रोटर बार्स। तो रोटर बार करंट का आपको इक्वेशन पता है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने थियरी सेशन में भी ये इक्वेशन लिखा है। सो लेट अस स्टार्ट विथ दैट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू KWS इंटू TS डिवाइड बाई SR इंटू IS कोस फाई। क्लियर? जो कि यहाँ पे m मतलब कि नंबर ऑफ फेजेस, KWS आपको पता है वाइंडिंग फैक्टर्स, TS टर्न्स फॉर द स्टेटर, SR मतलब रोटर स्लॉट्स, एंड IS जो कि सेकंड करंट है, सॉरी हाँ स्टेटर करंट है, और कोस फाई जो कि आपका पावर फैक्टर बनता है। तो उसके हिसाब से IB का इक्वेशन यहाँ पे बताया है उस हिसाब से होगा, और उसमें से आपको IB सब्जेक्ट बनाओगे, मतलब कि IB की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वो बनेगा 244।
क्लियर। और यहाँ पे हम फ्लक्स डेंसिटी कितनी चूज़ करें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है कि रोटर की एरिया क्या बनता है, रोटर बार एरिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम करंट डेंसिटी सिलेक्शन की बात कर रहे थे स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग के टाइम पे हमने ये पॉइंट्स भी देखे हैं। अगर याद नहीं है तो उसकी थियरी पे एक बार फिर से रिवाइज कर लो, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या? फॉर द गुड स्टार्टिंग टॉर्क what we have choose the current density should be higher। क्लियर। स्टार्टिंग टॉर्क अगर बढ़ाना है तो आपको डेल्टा भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम स्टार्टिंग करंट या फिर स्टार्टिंग टॉर्क भी हम ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहे तो उस टाइम पे हमें करंट डेंसिटी ज़्यादा चूज़ करनी है। तो यहाँ हम अज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 एम्पीयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया फॉर द बार शुड बी 244 डिवाइड बाई 6, दैट शुड बी 40.7 mm स्क्वायर। तो ये बातें हुई रोटर बार, रोटर स्लॉट्स और रोटर डिज़ाइन के बारे में। क्लियर। तो इसके साथ ही आपको याद होगा कि हमने जब रोटर की बात की थी तो साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंडरिंग का, कि एंडरिंग डिज़ाइन। तो लेटस शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंडरिंग डिज़ाइन। एंडरिंग डिज़ाइन। सो यहाँ पे एंडरिंग डिज़ाइन के लिए सबसे पहले क्या बनेगा, आपको पता है एंडरिंग की थियरी में हमने बताया था कि एंडरिंग करंट इज डिपेंडेंट ऑन दी रोटर बार करंट। सो यहाँ पे आई ई, यहाँ पे सफिक्स आई ई बनेगा जो कि आई इज इक्वल टू एस आर आई बी अपॉन पाई पी। तो वो बनता है 428 एम्पियर प्लस करंट डेंसिटी हमने क्या चूज़ की है रोटर के लिए 6 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में की थी। तो उसके ऊपर से एरिया फॉर दैट एंडरिंग ए दैट इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा। सो वो बनती है 71.3 mm स्क्वायर। सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 72 mm स्क्वायर। सो इफ वी आर चूजिंग द रिंग फॉर द 10 into 8 mm मीन्स कि 10 mm और 8 mm की, जहाँ पे डायामीटर बनता है 10 mm और थिकनेस बनती है 8 mm की, तो उसके लिए अगर हम रिंग चूज़ करते हैं तो आपका एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर end ring should be around 80 mm square, because we already calculated the value that is approximately 72, but for making it appropriate design we had chosen the round of value 80 mm square। clear। so यहाँ पे end ring current या फिर end ring का एरिया, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। क्लियर। ओके। Now we are going to discuss the next point, which is operating characteristics। Clear। operating characteristics। तो उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें, जैसे कि 4-5 थियरी थी, उन सब को हमने जस्टिफाई किया था, उन सब के इक्वेशन हमने देखे थे। तो उसके ऊपर से सबसे पहले हमने देखा था कि नो लोड करंट, तो उसके अंदर नो लोड करंट I0 जो बनता है वो किसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, IM² प्लस IL² इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट। क्लियर। ओके। सो ये सारी चीज़ों को बाद जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हमने देखे हैं, तो अगर उसकी थियरी याद है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ समराइज फॉर्म में आपको पूरी कैलकुलेशन दी, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ये एक कैलकुलेशन बन जाती है जब आपको पता है कि उसका इक्वेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या लेनी है, तो वो सिर्फ आपके लिए एक बर्डन वाला काम करे या फिर ऐसे ही लिखने के लिए आप वर्क करो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली हमें डिज़ाइन सीखनी है, तो डिज़ाइन के लिए जो पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम पूरी वही कैलकुलेशन जो आपने थियरी इक्वेशन में मैंने बताई थी, सिर्फ वो इक्वेशन में एक एक कांस्टेंट और सारी वैल्यू आप प्लॉट करते जाओ तो यही आंसर्स मिलेंगे। तो यही सारे आंसर्स का जो समराइज पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने बताया है, वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपकी जो भी एम्पियर टर्न्स की बात चल रही है वो सारा मैंने यहाँ पे बताया, टोटल एम्पियर टर्न्स
जो क्या बनता है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज के टर्म्स में बताऊँ कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि हमारी पूरी सर्किट या फिर हमारी मैग्नेटिक सर्किट में कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो वो सारे पॉइंट बनते हैं एयर गैप, स्टेटर टीथ एंड स्टेटर कोर, एज वेल एज रोटर टीथ एंड रोटर कोर। तो उसके हिसाब से वहाँ पे कितना एमएफ या फिर एम्पियर टर्न्स आपको वहाँ पे मिल रहा था, उन सबको आपने समराइज़ किया। तो उसके ऊपर से आपको मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करना है, जो कि उसका इक्वेशन बनता है 0.427 इंटू P इंटू 8060 डिवाइड बाई KWS इंटू TS। तो यहाँ पे 8060 या फिर टोटल MMF आपको फाइंड करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ आपको बताई कि भाई उसका टोटल MMF कितना बनता है। तो कि एयर गैप के लिए देखे MMF तो वो बनता है, सॉरी, MMF के लिए आपका एयर गैप बनता है 170। देन आफ्टर स्टेटर टीथ के लिए बनता है 25, स्टेटर कोर के लिए बनता है 12, रोटर टीथ के लिए बनता है 19 एंड रोटर कोर के लिए बनता है 5। क्लियर। तो ये सारे जो भी MMF है उसको आप समराइज करोगे तो टोटल MMF मिल जाएगा। ओके, सो बनता है 231। सो टोटल मैग्नेटाइजिंग करंट की हम जो बात कर रहे हैं कि वो उसका इक्वेशन तो अभी मैंने जस्ट ही बताया, तो उसी में सारी वैल्यू देते हैं कि P इज इक्वल टू पोल्स पेयर, देन आफ्टर 8060 जो कि टोटल MMF, KWS वो भी हमने डिराइव किया है, टर्न्स फॉर द स्टेटर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उसके ऊपर से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट बनता है 1 एम्पियर। क्लियर। ओके, सो ये बात हुई आपके मैग्नेटाइजिंग करंट की। सेम वे लॉस करंट या फिर लॉस पैरामीटर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बताया। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन प्रॉब्लम में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि आपके डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़रूरी है और उसके बिना आपकी पूरी डिज़ाइन हो ही नहीं सकती, वही पैरामीटर्स बताया है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी भी आपको सीखना थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसका पूरा कैलकुलेशन नहीं लिया, लेकिन उसका जो समरी टेबल था वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ होने के बाद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है इट्स लॉसेस एंड एफिशिएंसी। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि जब हम डिज़ाइन की बातें चल रही है तो हमें उसके लॉसेस क्या है, एफिशिएंसी कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो सकती है। क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू दी लॉसेस एंड एफिशिएंसी, जो कि वो ये भी आपको मैंने सिर्फ समराइज पॉइंट जो दिया है कि कॉपर लॉस या फिर रोड आपकी जो भी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है या फिर कोर लॉसेस, जो कि इसके जो भी कैलकुलेशन में वैल्यू जो ऑब्टेन करते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे वही समराइज़ की है। वाई? बिकॉज उसके भी इक्वेशन आपने देखे हैं और वही सारी जो कंजिक्यूटिव पैटर्न आप फॉलो करो और वही इक्वेशन सिर्फ डिराइव जो ऑलरेडी आपने थियरी सेक्शन में किए ही है, तो वहाँ पे आप सिर्फ ये वैल्यू रखने के बाद, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल पोर्शन में भी ये चीज़ देखी है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इसमें डाउट्स है तो आप उसके न्यूमेरिकल देख लो। अगर फिर भी आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो आप डिज़ाइन प्रॉब्लम की वही कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हो, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेंथी प्रोसेस और उसके पीछे हम बिन फालतू का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पूरा डिज़ाइन प्रॉब्लम हम लिखे तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 पेजेस का पूरा प्रॉब्लम बनता है। सो इट इज़ बेटर कि भाई हमारे जितना इम्पोर्टेंट है वो उन सारी चीज़ों पे हम फोकस करें, उसी पे टारगेट करते हैं तो हमारा वर्क इजी भी हो जाएगा और स्मार्ट वर्क हो जाएगा, क्योंकि वी आर जस्ट बीइंग टू एन इंजीनियर, नॉट लाइक अ सिंपल ग्रेजुएट। सो लॉसेस और एफिशिएंसी की बात करें तो स्टेटर और रोटर कॉपर लॉसेस आर 193 watt and 124 watt respectively. Clear. And total iron losses are 134 watt. The next losses or part of the loss is the friction and windage loss, which is 33 watt. So total losses at the full load should be 484 watt. Clear. तो कि आपके टोटल लॉसेस बनेंगे। क्लियर। ओके, सो आउटपुट एट द फुल लोड कितना बनता है 2200। सो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई इनपुट का इक्वेशन क्या बनता है, आउटपुट प्लस लॉस। क्लियर। ओके, सो यहाँ पे इनपुट क्या बना
तो आउटपुट आपका है 2200 और लॉस कंपोनेंट या फिर लॉसिस है 484 वोट। तो उन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो वो बनता है 2684 वोट, जो कि आपका इनपुट एट दी फुल लोड। सो जब आपके पास आउटपुट की वैल्यू है, इनपुट की भी वैल्यू है, तो उसके ऊपर से आप एफिशिएंसी की अगर हम बात कर लें कि एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, तो वो बनता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या बना, जो कि आउटपुट बना 2200 वोट 2200 वोट एंड इनपुट बना 2684 वोट। अगर हम एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो बनता है 81.3%। क्लियर? ओके, सो it is 81.8%, but it is required 0.5% variation, so approximately efficiency should be 81.3%। क्लियर? ओके, तो ये पूरी बात हुई आपकी लॉसेस और एफिशिएंसी की। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जो कि आपको रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस या फिर रिएक्टेंसेस है, उसके ऊपर से ही ये सारे लॉसेस जो कि स्टेटर या फिर रोटर के कॉपर लॉसेस या फिर आयन लॉसेस है, उसे हमने ऑब्टेन किया है। लेकिन उसकी थियरी आपने देखी है तो उसके हिसाब से उसके पीछे टाइम कर वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी समराइज वैल्यू ही मेंशन की है। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ हुई आपकी लॉसेस एंड एफिशिएंसी के बारे में। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारा डिज़ाइन प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? ओके, सो अभी तक मैंने आपको, शायद कुछ लोगों को ऐसा डाउट था कि सर आपने अभी तक हमें वो डेटा आपने अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया कि हमें ये लिखना है नहीं लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने पहले भी सेशंस में कहा था कि ये पूरा डिज़ाइन प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद हम इस पे फोकस करेंगे। सो हमने अभी तक की जो, शायद ये हमारा थर्ड सेशन है प्रैक्टिकल सेशन का, तो इसके अंदर आज हमारा डिज़ाइन प्रॉब्लम 1 पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर एफिशिएंसी के साथ हमारा पूरा डिज़ाइन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। तो प्रैक्टिकल सेशन 1, प्रैक्टिकल सेशन 2 और प्रैक्टिकल सेशन 3, इन तीनों को समराइज या फिर कंबाइन करने के बाद आपका जो भी पूरा डिज़ाइन प्रॉब्लम बनता है उसे आपको मेंशन करना है। प्लस इसके साथ मैं आपको डिज़ाइन शीट के कुछ डेटा जो कि समराइज डेटा शीट है इसकी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी मैं आपको थियरी या फिर आपकी जो पूरे कैलकुलेशन है वो सारे मैंने यहाँ पे पूरे लेक्चर 1 2 3 को आप एक साथ देखोगे, उसके बाद आपको वो पूरे लिखने हैं। देन आफ्टर यू हैव टू राइट दी डिज़ाइन शीट स्पेसिफिकेशन डेटा। क्लियर? तो वो भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं क्लास पे अवेलेबल करवा दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपका प्रैक्टिकल सेशन 1 का या फिर प्रैक्टिकल सेशन की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि है हमने हमारे सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन प्रॉब्लम और कंपोनेंट्स और डिज़ाइन शीट को हमने सिलेबस में रखा है, तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट है हमारे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू की डिज़ाइन प्रॉब्लम था, वो मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट सेशन विल बी अबाउट दी कंपोनेंट फॉर दी इंडक्शन मोटर या फिर डिज़ाइन ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर दी कंपोनेंट्स। देन आफ्टर नेक्स्ट विल बी, ये जो कैलकुलेशन हमने की है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन शीट ड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन आपका उसके हिसाब से बनेगा। क्लियर? ओके, सो वो जो सेशन आते जाएंगे उस हिसाब से हम देखते जाएंगे। लेकिन ये हमारा जो भी प्रैक्टिकल सेशन है उसका ये पार्ट आपका डिज़ाइन प्रॉब्लम कंप्लीशन का या फिर डिज़ाइन प्रॉब्लम 1 का कंप्लीशन बनेगा। क्लियर? ओके, इसको आपको क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो या फिर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।